हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। तो आज से हम नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, हमारा चैप्टर कौन सा स्टार्ट हो रहा है? तीसरा। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक, तो आइए देखते हैं कि रैखिक समीकरण आखिर होता क्या है। पिछली क्लास में आपने ये पढ़ा था ax प्लस बी बराबर 0। तो ये रैखिक समीकरण है। इसमें x क्या है? इसमें x जो है ये चर पद है ना, और ये अकेला है तो एक चर का हुआ। अब हम जो पढ़ेंगे ये ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 इस टाइप का होगा। ठीक है, तो इसमें कितने चर रहेंगे? इसमें तो एक आपका x हो गया, एक हो गया y। तो यहाँ पे x और y दो चर रहेंगे। ठीक है, अब x y के रूप में कुछ अलग भी हो सकता है, u v हो सकता है, s t हो सकता है। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। बस जिस समीकरण में दो चर पद हों उन्हें हम क्या कहेंगे? ठीक है, उन्हें हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। अब दो समीकरण रहेंगे, उससे हमें क्या करना रहेगा? x और y का मान निकालना रहेगा। ठीक है, तो चैप्टर हमारा आज कौन सा स्टार्ट होगा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आइए देखते हैं बेसिक डेफिनेशन इनकी क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दो चरों में रैखिक समीकरण होता क्या है। जैसे अभी हमने आपको बताया कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए बी सी आपका क्या है? अचर पद है। ये वास्तविक संख्या से बिलोंग करता है। साथ में ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, बी का भी मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई समीकरण है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ठीक है, ए बी आपका क्या है? ए बी सी ये वास्तविक संख्या से बिलोंग कर रहा है। साथ में ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, बी का भी मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सोचने वाली ये बात है कि सी का मान 0 हो सकता है। तो एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई ये क्या है? आपके चर पद हैं। यही आपका क्या कहलाता है? रैखिक समीकरण। जैसे उदाहरण दिया गया है 4x प्लस 5y बराबर 2। ठीक है, उदाहरण आपका क्या है? 4x प्लस 5y बराबर 2। तो ये एक आपका रैखिक समीकरण का उदाहरण है। इसी तरह रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 7, ये भी क्या है? एक रैखिक समीकरण का उदाहरण है। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब आगे हम देखते हैं नंबर 2 पे क्या दिया है? रैखिक समीकरण का हल। अब रैखिक समीकरण का हल क्या होता है? मान लीजिए कोई समीकरण दिया गया है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, तो x और y के वो मान, ठीक है, x और y के वो मान जो इस समीकरण को क्या कर दें? शून्य कर दें। ठीक है, मतलब कहने का बराबर 0 जो दिया गया है, x और y रखने पे इधर भी 0 आ जाए बाई साइड, तो ये क्या हो जाएगा? रैखिक समीकरण का हल कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए दिया है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, दिया गया रैखिक समीकरण है। तब एक क्रमिक युग्म। अब यहाँ पे जो क्रमिक युग्म अल्फा और बीटा दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये आपका x का मान है और ये आपका y का मान है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इस समीकरण का हल होगा यदि, देखिए इस समीकरण का हल होगा यदि इस समीकरण में x और y की जगह रखने पे ये पूरा 0 हो जाए। ठीक, अब अगला दो चर वाले युग पर रैखिक समीकरण। अब दो चर वाले युग पर रैखिक समीकरण क्या होता है? जैसे आपने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी पढ़ा, तो इसी तरह हम बना सकते हैं ए वन सॉरी एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर 0, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर 0। अब यहाँ पे जो सी वन सी टू है बराबर के दूसरी तरफ भी हो सकता है। ठीक है, बराबर के दूसरी तरफ भी हो सकता है। तो ये इस फॉर्म में अगर समीकरण दिया है, इस रूप में अगर समीकरण दिया है,
तो आपका क्या कहलाएगा, दो चर वाले युगपत समीकरण। ठीक है, अब इन्हीं समीकरणों को हमें हल करके x और y का मान निकालना है और समीकरण में रख के चेक करना है क्या ये समीकरण को संतुष्ट करता है। अगर समीकरण को संतुष्ट करता होगा तो समीकरण का हल है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यही दिया गया है, दो युगपत समीकरणों का हल एक क्रमिक युग्म एक्स वाई दो युगपत समीकरण का हल कहलाता है यदि यह दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता है। ठीक, तो यहाँ तक हमने क्या सीखा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, रैखिक समीकरण का हल क्या होता है, दो चर वाले युगपत समीकरण क्या होते हैं। अब हम और उसके बाद दो युगपत समीकरणों का हल हमने देख लिया। अब संगत युग्म क्या कहलाता है। ठीक है, जब समीकरण के हल मिल जाते हैं, समीकरण के हल क्या होंगे, एक अद्वितीय हल हो सकता है, ठीक है, अद्वितीय हल हो सकता है, दूसरा अनेक हल हो सकता है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, संगत हल। ठीक है, क्या बोला जाएगा, संगत हल बोला जाएगा। लेकिन अगर एक भी हल नहीं, ठीक, एक भी हल नहीं, अगर इस रूप में कहीं कुछ है तो क्या हो जाएगा, वो असंगत हो जाएगा। ठीक, तो इस कंडीशन में संगत, इस कंडीशन में असंगत। तो आइए देखिए पढ़ते हैं आगे। दिया है एक रैखिक समीकरण युग्म संगत या अविरोधी। ठीक है, संगत या अविरोधी इसको याद कर लीजिए, कंसिस्टेंट कहलाता है यदि इसका हल संभव है। ठीक है, अर्थात इसका कम से कम एक हल होना चाहिए। अगर समीकरण के हल संभव हैं तो वो क्या हो जाएगा, संगत, और यदि कोई हल संभव नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, असंगत। ठीक है, इनकंसिस्टेंट। आशा करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसी से संबंधित एक चार्ट है आपका। ठीक है, समीकरण का मानक रूप दिया गया है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, अब इसके हमें दो हल मिलेंगे, कब मिलेंगे, जब एक हल मिलेगा संगत, दूसरा क्या मिलेगा, असंगत, या कोई भी हल नहीं। तो संगत की कंडीशन क्या है, जब हम तुलना करते हैं दोनों समीकरण में तुलना करके a1 और a2 का अनुपात निकालते हैं, साथ ही b1 और b2 का अनुपात निकालते हैं, फिर देखते हैं क्या ये बराबर हैं या नहीं है। अब बराबर अगर नहीं हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल मिल जाएगा। ठीक है, अगर बराबर नहीं है तो क्या होगा, इसके अद्वितीय हल मिल जाएंगे। लेकिन एक कंडीशन और है, a1 अपॉन a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इसके हमें अनंत हल मिलेंगे। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये भी हो सकती है कि a1/a2 b1/b2 ये तो बराबर हैं, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये असंगत हो जाएगा, एक भी हल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब इस पे आधारित कुछ सवाल हैं, आइए देखते हैं। आपका 3.1 एक्सरसाइज। ठीक, कह रहा है सी के किन मानों के लिए, ठीक है, सी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण निकाय अपरिमित हल रखता है। ठीक है, अपरिमित हल रखता है सी के किन मानों के लिए। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पॉज देते हैं। तो अभी हमने संगत और असंगत हल युगपत समीकरण के क्या होते हैं इस पे चर्चा की। अब उसी पे आधारित कुछ सवाल लगाते हैं, जैसे एक्सरसाइज 3.1 का। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 का पहला सवाल है, सी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण निकाय अपरिमित हल रखता है। ठीक है, अपरिमित हल मतलब अनेक हल। ठीक है, हमने आपको बताया कि अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो इसका क्या हो जाएगा, बताइए,
एक हल, एक हल मिलेगा, या इसी को हम क्या कहेंगे, अद्वितीय हल कहेंगे। ठीक। लेकिन अगर A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर नहीं C1 अपॉन C2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक भी हल नहीं। ठीक, एक भी हल नहीं। ठीक। और एक हमने बताया था कि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2, तो इसका क्या होगा, अनेक हल, या इसी को हम क्या बोलेंगे, अपरिमित। ठीक है, अपरिमित हल। तो इसी पे आधारित ये प्रश्न है। तो आइए देखते हैं कैसे हमें करना है। ठीक। जैसे हमारा सवाल दिया गया है, सवाल है 2x प्लस 3y बराबर 2, c प्लस 2x प्लस x। ठीक है, हमारा समीकरण दिया गया है, पहले लिख लेते हैं। दिया गया समीकरण। ठीक। तो समीकरण क्या दिया गया है, 2x प्लस 3y बराबर 2, साथ में c प्लस 2x प्लस 2c प्लस 1y बराबर 2c माइनस 1। ठीक है, तो अगर हम तुलना करें a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2, ठीक है, से तुलना करने पर, ठीक, जब तुलना हम करेंगे तो देखिए a1 बराबर कितना है, 2, b1 बराबर कितना है, 3, c1 बराबर कितना है, 2। ठीक। इसी तरह a2 बराबर कितना है, बताइए, c प्लस 2, b2 बराबर कितना है, 2c प्लस 1, और c3 बराबर कितना है, 2c माइनस 1। ठीक, ये दिया गया है। अब अनुपात, अब हम क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन c प्लस 2। b1 अपॉन b2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 2c प्लस 1। इसी तरह c1 अपॉन c2 निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, बताइए, हमारे पास हो जाएगा 2 अपॉन 2 c माइनस 1। ठीक। तो अब हम आगे क्या लिखेंगे, यहाँ तक क्लियर। अब आगे हम ये देखते हैं कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, ये क्या हो सकता है। ठीक है, ये क्या हो सकता है। तो प्रश्न वाली साइड ले लेते हैं। तो हमने कहा कि हम a1 अपॉन a2 निकाले तो क्या मिला, 2 अपॉन c प्लस 2। ठीक। b1 अपॉन b2 हमने निकाला तो हमें क्या मिला, बताइए, 3 अपॉन c प्लस 2, यही तो मिला। ठीक है,
2c+1 है, ठीक, 2c+1 और C1/C2 बराबर क्या मिला बताइए? ये मिला हमें 2/2c-1। अब हम लिखेंगे अपरिमित हल के लिए, ठीक, अपरिमित हल के लिए। तो अपरिमित हल के लिए क्या हो चाहिए? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। सारे मान रखिए। जब आप मान रखेंगे तो 2/C+2 बराबर क्या हो जाएगा? 3/2c+1 बराबर 2/2c-1, ये हो जाएगा, ठीक। अब ये हो जाएगा तो यहाँ देखिए, इनको दोनों को हम साथ में लेते हैं, ठीक है, इनको दोनों को हम साथ में लेके हल करते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? 2 × 2c+1 बराबर 3 × c+2। इनका मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए तो 2 दूनी 4, 4c+2 बराबर 3c + 3 2 6। अब जो c वाले पद हैं एक तरफ और जो संख्या वाले पद हैं एक तरफ, तो ये हो जाएगा 4c, ठीक है, माइनस का 3c बराबर यहाँ 6 - 2। तो यहाँ 4c - 3c बराबर केवल c बचेगा और यहाँ कितना बचेगा? 4, ठीक है, 6 - 2 4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो जो भी हमारे सवाल हैं सारे ऐसे ही लगेंगे। अब इसका जो सेकंड वाला पार्ट है आप करिएगा, हम थर्ड वाला जो आपके एग्जाम में आया है इसको देखते हैं कैसे होगा, ठीक। तो आइए देखते हैं थर्ड वाला कैसे होता है। थर्ड वाले में देखिए, थर्ड वाले में हम कैसे लिखेंगे? दिया गया समीकरण, ठीक, क्या है? CX + 3Y माइनस का C-3 बराबर 0, ठीक है। फिर 12X + CY - C बराबर 0, ठीक है। लिखेंगे उपरोक्त समीकरण का मानक समीकरण A1X + B1Y + C1 बराबर 0, A2X + B2Y + C2 बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक। जब तुलना हम करेंगे तो देखिए A1 बराबर कितना है? C, B1 बराबर कितना है? 3 और C1 बराबर कितना है? माइनस का C-3। इसी तरह A2 बराबर 12 और C2 बराबर कितना है? B2 बराबर C और C2 बराबर -C। तो यहाँ देखिए अनुपात ज्ञात करते हैं। अब समीकरण के अपरिमित हल होंगे, ठीक। यदि A1/A2 बराबर B1/B2
बराबर C1/C2। ठीक, तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, C/12 बराबर 3/C बराबर C-3/C। तो यहाँ से देखिए इन दो समीकरणों को अगर हम हल करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, C² बराबर 36। तो यहाँ से C बराबर कितना आ जाएगा, ±6। ठीक, अब कंडीशन क्या है, A1/A2 बराबर B1/B2। अब हमें ये भी देखना, B1/B2 C1/C2 होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मान लो ये दोनों बराबर, ये बराबर नहीं है, तो जैसे पिछले क्वेश्चन हमने ये वाला स्टेप छोड़ दिया था, तो ये आपको करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक, तो C/3 बराबर क्या है हमारे पास, C/3 उल्टा लिख दिए, 3/C बराबर C-3/C। क्या हो रहा है भाई, देखिए 3/C बराबर C-3। C/3 बराबर C-3/C, ये है, ये दिया है ना, C-3/C। ठीक, तो अब इसको हम हल करते हैं, तिर्यक गुणा करेंगे तो C², ये कितना आ जाएगा, 3C माइनस का 3। तो यहाँ से देखिए C² माइनस 3C और प्लस C। क्वेश्चन गलत नोट कर लिए क्या भाई, यही होता है। देखा, ये यहीं से देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है, यहीं हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये आपका है 3/C। ठीक, 3/C बराबर C-3/C। तो इस C से इस C को कैंसिल हम कर सकते हैं। यहाँ देखिए C बराबर क्या आ जाएगा, 3 + 3 बराबर 6। ठीक है, तो हमारा C का मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, C का मान हमारा 6 हो जाएगा। देखिए करने का तरीका क्या है, जो समीकरण हमारा दिया गया था उसको हम, ठीक है, मानक समीकरण से तुलना करते हैं। अब जब मानक समीकरण से तुलना करते हैं तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान निकल आएगा। अब अपरिमित हल के लिए हमारी कंडीशन क्या होती है, ये होती है, इसी में पहले हम दो पार्ट ले लेंगे, C का मान निकाल लेंगे, तो यहाँ पे 2 मान मिल रहा है। फिर लास्ट का एक हम ले लेते हैं, तो देखते हैं कितने मान मिल रहे हैं, तो हमें एक मान मिला C बराबर 3। तो यही फाइनल हो जाएगा कि C क्या होना चाहिए अपरिमित हल के लिए। ठीक, अब हम अगला करते हैं दूसरे का पहला सवाल। अब दूसरे का पहला सवाल क्या है, एक एक मान के लिए रैखिक समीकरण निकाय का कोई हल नहीं रखते। अब इसमें कह रहा है कोई हल नहीं रखते। ठीक है, तो दूसरे का जो पहला है कोई हल नहीं रखता, तो किस कंडीशन में नहीं रखता, आइए देखते हैं। दिया है समीकरण ax प्लस 3y बराबर a-2, साथ में 12x प्लस ay बराबर a। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर A1/A2 बराबर कितना, a/12, B1/B2 बराबर 3/a
C1 अपॉन C2 बराबर A माइनस 2 अपॉन A। ठीक, अब कोई भी हल नहीं रखते तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है यदि, ठीक है, क्या होना चाहिए, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर नहीं C1 अपॉन C2, यही तो हमने बताया था। तो अब मान रखते हैं तो A/12, ठीक, इसको बढ़िया अंडरलाइन कर दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा 3 अपॉन A बराबर नहीं A माइनस 2 अपॉन A। ठीक, तो यहाँ से देखिए, पहले इनको दोनों को हम साथ में लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 12 इंटू 3 बराबर 36। यहाँ से ए बराबर क्या आया, प्लस माइनस 6। अब हम क्या करेंगे, अब हम लास्ट की ये दोनों पार्ट लेते हैं, जब इनको हम लेंगे तो 3a बराबर नहीं ए माइनस 2 के। ठीक, तो यहाँ से 3a बराबर नहीं ए स्क्वायर माइनस का 2a, या ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस का 3a बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से a बराबर नहीं आपका चल रहा है -5a बराबर कितना हो गया 0। तो यहाँ से देखिए a कॉमन कर लिया, a माइनस 5 बराबर नहीं 0। तो यहाँ से दो मान आए, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, a 5 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन a बराबर प्लस माइनस 6 होना चाहिए। ठीक, तो आपका आंसर क्या आया, आंसर हमारा जो आएगा, ठीक है, a बराबर प्लस माइनस 6, ठीक है, और a बराबर 0 नहीं, a बराबर, ठीक, माइनस का सॉरी प्लस का 5 नहीं, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब बुक में जो आंसर दिए हैं उसी में से छांट लीजिए, बस हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल के लिए हम स्लाइड लाते हैं। तो देखते हैं दूसरे का दूसरा सवाल। इसमें कह रहा है, ठीक है, वही चीज, कोई भी हल नहीं होगा तो हम लिखेंगे समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होंगे यदि A1 अपॉन A2 बराबर नहीं B1 अपॉन B2, ठीक है, C1 अपॉन C2 बराबर नहीं। तो हम लिखेंगे प्रश्न से A1 अपॉन A2 कितना आ जाएगा, A1 आपका कितना है 3a प्लस 1 और A2 a स्क्वायर प्लस 1। इसी तरह B1 अपॉन B2 बराबर क्या है आपका, बताइए 3 है, और B2 कितना है a माइनस का 2। फिर C1 अपॉन C2 ये कितना है माइनस का 2 और अपॉन में माइनस का 5 या 2 अपॉन
5। अब क्या है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। यदि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं c1 अपॉन c2, सारे मान रखो। तो यहाँ देखो पहला जो आपका है 3a प्लस 1 अपॉन में a स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3 अपॉन a माइनस 2 बराबर नहीं 2 अपॉन 5। ठीक, अब इतनी चीजें हुई। अब यहाँ से हम सेकेंड लास्ट टर्म ले लेते हैं। ठीक है, सेकेंड लास्ट टर्म ले लेते हैं। तो देखिए ए का क्या मान होना चाहिए, तो हो जाएगा 3 अपॉन ए माइनस 2 बराबर नहीं 2 अपॉन 5। इसको हल करते हैं तो 2a माइनस 2 बराबर 3 इंटू 5, ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2a माइनस 4 बराबर 15। ठीक, लेकिन यहाँ बराबर नहीं होना चाहिए। 2a बराबर नहीं 15 प्लस 4 बराबर कितना 19। ए बराबर नहीं कितना 19 बटे 2। ठीक, तो एक मान आपका आ गया ये। ठीक है, ए का क्या होना चाहिए 19 बटे 2 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब दूसरा मान हम देखते हैं। तो दूसरे मान के लिए a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 जो दिया गया है उसको हम देखते हैं। तो 3a प्लस 1 बटे ए स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3a माइनस 2। इसको हल करते हैं तो 3a प्लस 1 a माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसका हम गुणा करते हैं आपस में, तो ये हो जाएगा 4a, सॉरी 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 सॉरी, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर और उसके बाद माइनस का 6a। ठीक, 3a स्क्वायर माइनस का 3 दूनी 6 6a प्लस a माइनस का 2 बराबर 3a स्क्वायर प्लस 3। तो देखिए आपका 3a स्क्वायर दोनों तरफ है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ थोड़ी सी जगह लेते हैं, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बचेगा माइनस का 5a। ठीक है, माइनस 2 बराबर 3। तो यहाँ से देखिए माइनस 5a बराबर 5 आया, ए बराबर कितना आ गया आपका माइनस का 1। ठीक, तो दो आंसर आए, एक ए बराबर नहीं होना चाहिए 19 बटे 2, दूसरा ए बराबर माइनस का 1। ठीक, तो ऐसे कर लेंगे। अब इसका तीसरा सवाल बहुत ही सिंपल है। ठीक है, दूसरे का तीसरा सवाल, इसको देखते हैं। तो दूसरे का तीसरा सवाल जो आपका है, ठीक है, दूसरे का तीसरा सवाल। ठीक, तो इससे हम निकालते हैं, सीधे सीधे कर देते हैं। प्रश्न से a1 अपॉन a2 बराबर कितना 1/3, b1 अपॉन b2 ये कितना हो जाएगा 2 बटे, बताइए ए।
ठीक है। और C1/C2 ये कितना हो जाएगा आपका 5/, माइनस का 5/15। तो अब कंडीशन हमारी क्या है, हल नहीं होंगे। कब? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। तो 1/5 बराबर 2/A बराबर नहीं माइनस का 5/15 या माइनस का 1/3। तो पहले दो पार्ट से क्या निकल के आया, ए बराबर 5 दूनी 10, ए बराबर 10 निकल के आया। देखिए ये 5 है, ये 2 है, गुणा कर दिया 5 दूनी 10। अब दूसरी जो कंडीशन दिया गया है उससे B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। इससे देखिए क्या निकल के आता है, तो इससे जो निकल के आएगा 2/A बराबर नहीं माइनस का 1/, कितना 3। तो A बराबर नहीं माइनस का 3 दूनी 6, ये आना चाहिए। ठीक, A का मान -6 नहीं होना चाहिए, साथ ही क्या नहीं होना चाहिए, साथ ही 10 होना चाहिए। ठीक, तो आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। ये तीसरा सवाल आप प्रैक्टिस करिएगा। इसमें क्या दिखा है, निकाय की अपरिमित हल रखता है। यहाँ पे ए व बी के मान निकालना है। इससे पहले हम केवल ए के मान निकाल रहे थे। इस सवाल में क्या है, ए और बी के मान निकालना है। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी। इसको शेयर करिए दोस्तों के साथ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।